मैं जानता हूँ कि उपयुक्त निवेश तकनीक एक छोटी सी तकनीक है। इसे यह बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर लिखा गया है कि मेरी सफलता यह बताती है कि मजबूत वित्तीय नींव कितनी महत्वपूर्ण होती है, जो मजबूत वित्तीय शिक्षा से शुरू होती है। मैंने इसे पहले कहा है और यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसके बारे में एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ। वित्तीय बुद्धि 4 मुख्य तकनीकी दक्षताओं से मिलकर बनती है। मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। वित्तीय बुद्धि 4 मुख्य तकनीकी दक्षताओं से मिलकर बनती है। प्रथम, वित्तीय साक्षरता, अंकों की पढ़ने की योग्यता। दूसरा, निवेश की रणनीति, धन द्वारा धन बनाने का विज्ञान। तीसरा, बाजार, मांग और पूर्ति। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो इसे चाहिए था। यही बिल गेट्स ने भी किया। यह मौका भी बाजार ने दिया था कि $20,000 में कोई मकान खरीदकर उसे $60,000 में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली कीमत $75,000 थी। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। चौथा, कानून, अकाउंटिंग, कॉरपोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता। मैं नियमों के भीतर रहकर खेलने की सलाह देता हूँ। अगर आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं तो आप में यह मूलभूत आधारशिला होनी चाहिए या इन दक्षताओं का समन्वय होना चाहिए। चाहे आप ऐसा छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियां, स्टॉक, ब्रांड, म्यूचुअल फंड, बहुमूल्य धातुएं, बेसबॉल कार्ड खरीदकर करें या इसके किसी किस्म का कोई और दूसरा काम करें। 1996 तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था। स्टॉक मार्केट में भी बूम हो रहा था और हर कोई उसमें जा रहा था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मैंने 1996 में बेचना शुरू कर दिया और मैं अब पैरों नाव, मलेशिया और फिलीपींस की यात्रा कर रहा था। निवेश बदल गए थे। जहाँ तक खरीदारी का सवाल था, अब हम रियल एस्टेट बाजार से बाहर थे। अब मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम के भीतर आंकड़ों को बढ़ते देखता हूँ और शायद इस साल के आखिर में बेचना शुरू कर दूंगा। यह कांग्रेस द्वारा पारित किए जाने वाले कानूनी परिवर्तनों पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूँ कि यह छोटे घरों के सौदों को बेच दूंगा और $40,000 के नोट को धन में बदल लूँगा। मुझे अपने अकाउंटेंट को बुलाकर उसे कहना पड़ेगा कि वह इतनी रकम के लिए तैयार हो जाए और इसे टैक्स से बचाने के लिए तरीके खोजे। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती हैं, दुनिया आपको हर दिन ज़िंदगी के अनूठे अवसर देती रहती है। आपकी ज़िंदगी के हर दिन, परंतु प्राय हमें उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे वहाँ होते हैं। और दुनिया जितनी ज़्यादा बदलती है और टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए स्थायी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतने ही ज़्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए। एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं क्यों इसे सीखता और विकसित करता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि परिवर्तन हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैं परिवर्तनों का स्वागत करना चाहता हूँ और अतीत के चिपके नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मार्केट का ज्वार आएगा और मार्केट में भी भाटा भी आएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट में हर परिवर्तन पर कुछ लोग अपनी नौकरियों के लिए अपने घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग ज़िंदगी द्वारा दिए गए नींबुओं को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल देंगे। और हम यही नहीं भूलना चाहेंगे कि हमें कभी कभार ज़िंदगी नींबू देती है। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने नींबुओं को किस तरह करोड़ों में बदला है। व्यक्तिगत रूप से मैं व्यक्तिगत निवेशों में कई और उदाहरण देने में झिझकता हूँ। मैं इसलिए झिझकता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़बोला या अपनी शेखी घबराने वाले कहा जाएगा। यह मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए उदाहरण देता हूँ ताकि उसके अंकों पर समयावधि से सच्ची और आसान घटनाओं पर बताया जा सके। मैं उदाहरण देता हूँ ताकि आपको यह बता सकूँ कि यह आसान है
यह ज़्यादा आसान है अगर आप फाइनेंशियल बुद्धि के चारों स्तंभों के जानकार हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं फाइनेंशियल बुद्धि के लिए दो मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूँ, रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक। मैं रियल एस्टेट को अपनी नींव पर इस तरह इस्तेमाल करता हूँ, हर दिन मेरी प्रॉपर्टी कैश फ्लो प्रदान करती है और उनका मूल्य बढ़ता जाता है। छोटी पूंजी के स्टॉक्स को तेज़ी से बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। अपने द्वारा की गई हर चीज़ की अनुशंसा नहीं करता, उदाहरण केवल उदाहरण ही है। अगर अक्सर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझ पाता हूँ तो मैं निवेश नहीं करता हूँ। पैसे के बारे में निर्णय लेने में हमें केवल साधारण गणित और कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। उदाहरण का प्रयोग निम्न 5 कारणों से किया जाता है। लोगों को ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर नींबू मजबूत हैं तो आपका जो पैसा है वो बनना आसान हो जाता है, यह बताने के लिए कि कोई भी ढेर सारा पैसा बना सकता है, यह दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्य को हासिल करने के करोड़ों तरीके हैं। ऑरेगन के पोर्टलैंड में खूबसूरत जगह पर जॉगिंग किया करता था। यह उपनगर था जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए थे, वे छोटे और सुंदर थे। हर कहीं मुझे बिकाऊ है के बोर्ड दिखाई देते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था, स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था, अर्थव्यवस्था में मंदी थी। एक सड़क पर मैंने एक बिकाऊ है का बोर्ड देखा जो वहाँ काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ था। यह पुराना दिख रहा था। एक दिन इसके पास से जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने घर की क्या कीमत लगाई है? मालिक घुमा और कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ बोला, आप कीमत लगा लें, यह 1 साल से ज़्यादा समय से बिकाऊ है और अब तक कोई इसे देखने तक नहीं आया है। मैं इसे देखता हूँ, मैंने कहा, और आधे घंटे बाद मैंने इसके $20 में मैं इसे देखता हूँ, मैंने कहा, और आधे घंटे बाद मैंने इसे $20,000 में ख़रीद लिया जो उसके द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी। यह 2 बेडरूम का छोटा सा सुंदर घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजर ब्रेड का ट्रिम था। यह 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगीठी थी और छोटे छोटे 2 बेडरूम थे। यह किराए पर देने के लिए एक आदर्श घर था। मैंने मालिक को $45,000 के घर के लिए $5,000 नकद दिए जिसकी असली कीमत $65,000 थी। परंतु दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इसे कोई ख़रीदना नहीं चाहता था। मालिक ने 1 हफ्ते में इसे खाली कर दिया और वह इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया जो एक स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। मॉर्टगेज खर्च और मैनेजमेंट फ़ीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में मेरी जेब में $40 आते थे जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ऑरेगन का रियल एस्टेट बाज़ार मंदी से उभर गया और बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशकों के पास अपने रियल एस्टेट मार्केट की तेज़ी से बहुत सा पैसा था और वे अब उत्तर दिशा में आकर ऑरेगन का वाशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने उस छोटे घर को कैलिफोर्निया से आए एक युवा दंपति को $95,000 में बेच दिया जिन्होंने यह बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में मुझे लगभग $40,000 का कैपिटल गेन हुआ जो मैंने 1031 की टैक्स विहीनी एक्सचेंज में रख दिए और मैंने अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। 1 महीने में मुझे बीरवटन, ऑरेगन और इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं था और एक बार फिर वे उसके पीछे अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे। मैंने $4,50,000 की इमारत के लिए $2,75,000 का प्रस्ताव दिया। वे $3,00,000 पर मान गए। मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज प्रक्रिया का फ़ायदा उठाते हुए मैंने इस इमारत को $4,95,000 में बेच दिया और एरिज़ोना फिनिक्स के एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट ख़रीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए और हम वैसे ही इसे बेचना था। पहले जो हाल ऑरेगन के एक बाज़ार का था वही मंदी का माहौल फिनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट इमारत की कीमत $8,75,000 थी जिसमें
से 2,25,000 डाउन पेमेंट था। 30 यूनिटों से आने वाला कैश फ्लो $5,000 प्रति माह से कुछ ज़्यादा था। एरिज़ोना का बाज़ार भी बढ़ने लगा और 1996 में कोलोराडो के निवेशक ने हमें उस प्रॉपर्टी के लिए $12 लाख देने का प्रस्ताव रखा। मेरी पत्नी और मैं बेचने पर विचार कर रहे थे, परंतु हमने यह देखने का इंतज़ार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन कानूनों में परिवर्तन करेगी। अगर वह परिवर्तन करती है तो प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20 लाख तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने $5,000 मिलते रहना अच्छा लगता था। एक उदाहरण के मुद्दे में की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदल जाती है। एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, निवेश की रणनीति, बाज़ार की समझ और कानूनों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग इन विषयों के बारे में जानकारी नहीं रखते तो स्पष्ट रूप से वे स्टैंडर्ड सलाह का पालन करेंगे जो कहती है कि सुरक्षित खेल खेलना चाहिए और सुरक्षित निवेशों से पैसा लगाना चाहिए। सुरक्षित निवेशों में के साथ समय यह है कि अक्सर बहुत कम मुनाफा देते हैं। उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला मुनाफा कम हो जाता है। ज़्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जोखिम भरे सौदों से बेचते हैं ताकि खुद की और अपने ग्राहकों की सुरक्षा कर सकें। यह नीति समझदारी की भी है। असल गर्म सौदे नौसिखियों को नहीं दिए जाते। प्राय सर्वश्रेष्ठ सौदे उन लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जो इस खेल को अच्छी तरह समझते हैं, और ये सौदे अमीरों को भी ज़्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के जोखिम भरे सौदों नौसिखियों के सामने रखना तकनीकी रूप से गैरकानूनी माना जाता है, परंतु ऐसा भी कभी कभार होता है। मैं जितना ज़्यादा प्रशिक्षित होता जाता हूँ उतने ही अवसर मुझे मिले जाते हैं। ज़िंदगी में फाइनेंशियल बुद्धि विकसित करने का एक और फ़ायदा यह होता है कि इसके आपके सामने ज़्यादा अवसर आते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है आपके लिए यह बताना आसान हो जाता है कि कोई सौदा अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तत्काल एक बुरे सौदे को पहचान सकती है या एक बुरे सौदे को अच्छे सौदे में बदल सकती है। मैं जितना ज़्यादा सीखता हूँ और उसे सीखने के लिए अभी कब बहुत कुछ बाकी है, मैं उतना ही ज़्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्योंकि समय के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धि बढ़ती जाती है। मेरे कुछ दोस्त अब भी सुरक्षित खेल खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु उनकी फाइनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, जिसे विकसित होने में बहुत समय लगता है। मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपने संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। यह मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने से शुरू करता हूँ और बीज बोता हूँ। कुछ बीज उग जाते हैं, कुछ नहीं उगते। हमारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन में हमारे पास करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी है। यह हमारा अपना RTIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको यह पते की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टियां तो $5,000 से $10,000 के निवेश में शुरू हुई थी। नगद पैसे से खरीदी गई यह प्रॉपर्टी खुशकीमती से तेज़ी से बाज़ार में ज़्यादा कीमत में हो गई। टैक्स से मुक्त रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था, और ऐसा कई बार और कई सालों तक किया गया था।